अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड थ्योरम को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने डिविजिबिलिटी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसके रिलेटेड तमाम थ्योरम्स को भी आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो यूक्लिड थ्योरम को स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली डिफाइंड करते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यूक्लिड थ्योरम स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इन बीएससी। तो वहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ यूक्लिड थ्योरम। तो उसमें आपने इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है और देन आपने इसका प्रूफ तो करना ही करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास हो, अगर आप 10 को डिवाइड करें 3 पे, तो आप देखें 10 को क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। तो इसे आप यूक्लिड थ्योरम के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, फिर आर इज द रिमाइंडर। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि रिमाइंडर जो है वो आपके पास हमेशा क्या आ रहा है। अगर आप रिमाइंडर आपके पास देखें, जीरो भी आ सकता है और इस जीरो से बड़ा भी आ सकता है, और वो इस बी से क्या है, छोटा है। आपने देखा ना, ये जो वन है, ये वन जो है ये बी से क्या है, छोटा है। तो ये देखिए ना, वन आपके पास बी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो रिमाइंडर है इसके लिए आप कौन सी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जीरो लेस देन आर, लेस देन सॉरी लेस देन बी, इक्वल टू बी तो नहीं हो सकता, लेस देन बी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जी ये था हमारे लिए आर के रिलेटेड हम क्या यूज करेंगे टर्म। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। देखें ना, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या आया हुआ है, यहाँ रिमाइंडर आपके पास आया हुआ है वन। तो आप वन देखें ना, कंसिडर इट एज अ बी एंड इट एज अ क्यू, और ये आपके पास क्या है, आर है। तो आपने ये देखा कि ये आर वन है आपके पास और बी आपके पास क्या है, थ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो लेस देन क्या आ रहा है, बी के। और आपको ये भी मालूम है कि आर जो है वो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, और उससे क्या हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। जीरो वन टू थ्री कोई भी आ सकता है आपके पास रिमाइंडर। तो आई होप कि आप ये इसे इन मैथमेटिक्स, जिस तरह से हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है इसको, उस तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, इफ ए एंड बी, स्टेटमेंट है ये, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स such that b greater than 0, then there exist unique integers, then there exist unique integers, unique integers q and r, such that a is equal to b q plus r। वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको 10 के केस में दी, तो 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आर। तो वेयर आर के रिलेटेड मैंने अभी आपको बता दिया कि आर क्या है, आर हमेशा क्या होगा, लेस देन बी होगा, हमने देखा उस एग्जांपल में, और जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा भी आ सकता है। तो ये जी हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसकी ऑकलिड थ्योरम की। अब इस स्टेटमेंट के हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं, वेरी सिंपल है। हमने पहले भी एक दो बार इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन तब हम इसे ज़रा फुलफिल नहीं थे कर सके, तो आज हम इसे ज़रा मुकम्मल तौर पे करेंगे। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहले कंसिडर ए इज इक्वल टू, ए कोई सेट हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए माइनस बी एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, विच इज ग्रेटर देन जीरो, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और सच दैट एक्स एंड x बिलोंग्स टू जी, और x क्या है, कोई एक इंटीजर है। ये हम कंसिडर कर लेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि a हमने जो सेट लिया है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो विच इम्प्लाइज a इज नॉन एम्प्टी। तो अगर स्टूडेंट्स a नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि इस a इज नॉन एम्प्टी सेट, अगर a कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि इस a में कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट जरूर मौजूद है। जैसे कि देखें, हम लिखे ना 0 1 2 3, अगर ये हमारे पास एक सेट है तो इस पे देखें ना, सबसे लीस्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा है, वो क्या है, जीरो है। मतलब कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट किसी ना
सेट में कोई ना कोई एक लीस्ट एलिमेंट जरूर मौजूद होता है। तो यही डिस्कशन हम आगे लेके चलने वाले हैं। इफ जीरो बिलोंग्स टू ए, कि अगर क्या हो, जीरो ए से बिलोंग करे, देन बाय well ordering property, zero is the least element। जीरो क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट। देखा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। अगर जीरो ए से बिलोंग करता है तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जीरो इज द लीस्ट एलिमेंट, जीरो इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए। ये तो जी एक केस हो गया इसका, केस नंबर 1। अगर क्या है, जीरो जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, लेकिन अगर तो जीरो बिलोंग करता हो तो इसका मतलब है सबसे छोटा, तो आपको मालूम है जैसे अभी मैंने सेट लिखा उसमें जीरो ही है, तो जीरो इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर जीरो ए से बिलोंग नहीं करता तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, इसका मतलब है कि जीरो के अलावा कोई ना कोई एलिमेंट तो लीस्ट एलिमेंट उस ए के अंदर मौजूद है ना। तो इफ जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन ए बी द सेट, देन ए बी द सेट, A be the set that must have least element, that must have least element। तो अब हमने उस लीस्ट एलिमेंट के ऊपर सारा काम करना है कि अगर जीरो ए से बिलोंग नहीं, अगर तो जीरो ए से बिलोंग करा तो हमने देखा तो जीरो ही लीस्ट एलिमेंट होगा, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अगर जीरो ए से बिलोंग नहीं करता तो ए एक ऐसा सेट जरूर है, ए फिर ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट है। अब हम उस लीस्ट एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि वो जो लीस्ट एलिमेंट है ना वो क्या है, आर है। ठीक है, वो लीस्ट एलिमेंट क्या है, आर है। हम ये लेट कर लेंगे, लेट आर बिलोंग्स टू ए, लेट आर बिलोंग्स टू ए बी द लीस्ट एलिमेंट, बी द लीस्ट एलिमेंट, देन अगर आर लीस्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि आर इज इक्वल टू जो आपने ए सेट कंसिडर किया हुआ उसके इक्वल आ जाएगा, एंड आर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अब आप क्या करें, रिप्लेस कर दें, रिप्लेस एक्स बाय क्यू। सो वी हैव आर इज इक्वल टू, एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया क्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी क्यू। अब आप बी क्यू को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, विच इम्प्लाइज आर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए। सिंपली बी क्यू को आप दूसरी तरफ ले गए, सो विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, इसे तरतीब देंगे तो क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। दिस इज योर, इसे आप ए का नाम दे दें। नाउ स्टूडेंट्स, आपने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो मालूम कर लिया। अब हम जो इसकी आगे कंडीशन थी ना, आगे कंडीशन क्या थी कि r लेस देन b होना चाहिए और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब हम ये कंडीशन को फुलफिल करने लगे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि r लेस देन b कैसे है। नाउ वी हैव टू प्रूव, r लेस देन b। अब हमने ये प्रूव करना है। तो फॉर दिस पर्पस contrary that, हम क्या करते हैं, हम आर लेस देन बी हमने प्रूव करना, हम इसे कंट्रेरी ले लेते हैं कि आर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है। ठीक है, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, बी है। तो विच इम्प्लाइज दैट आर माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो विच इम्प्लाइज दैट आर माइनस बी बिलोंग्स टू ए, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये जो आर है माइनस बी है ये लेस देन आर है, क्योंकि हमने क्या बताया, ये जो आर माइनस बी है ये क्या है, लेस देन आर है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया कि आर जो है वो लीस्ट एलिमेंट है।
आर से लीस्ट एलिमेंट कोई हो ही नहीं सकता, तो ये जो आर माइनस बी आया है ये तो आर से भी छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ गई है, क्योंकि हमने ये बताया कि आर ही सबसे लीस्ट एलिमेंट है ए के अंदर, तो बट ये आर माइनस बी तो आर से भी छोटा आ रहा है, मतलब आर से भी छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर माइनस बी को हम लीस्ट एलिमेंट मान रहे हैं, तो भाई ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। सो और सपोजिशन जो हमने सपोज किया, हमने सपोज क्या किया कि आर ग्रेटर देन जीरो, ये हमने सपोज किया हुआ है। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, so our supposition is wrong, and therefore are less than, इसे आप वन का नाम दे दें, सॉरी बी का नाम दे दें, ए आपने ऊपर दिया हुआ है। so combining a and b you will get, combining a and b we will get, we have a is equal to b cube plus r, where 0 less than r less than b. So this is the required, this is our required proof, which is a is equal to b cube plus r. तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम स्टूडेंट्स इसको आगे इसकी यूनिकनेस को प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन रिजल्ट्स आए होते हैं, जो गिवन रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कोई से दो एलिमेंट लेते हैं और उस रिजल्ट को उन दोनों एलिमेंट्स के रिजल्ट्स के इक्वल प्रूफ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आया ना बी क्यू प्लस आर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो मेन टास्क होगा वो क्या होगा, आपने क्यू वन इज इक्वल टू, मतलब कोई से दो आपने ए ले लेने हैं, उन दो एज को आप क्या करेंगे, उनके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें आपस में आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्यू वन इक्वल टू अगर क्यू टू कर देते हैं और आर वन इक्वल टू आर टू कर देते हैं, तो इस सूरत में आप इनकी यूनिकनेस को प्रूफ कर सकेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम सिंपली जैसे जहाँ पे हमने थ्योरम अपना कंप्लीट किया उसी थ्योरम से आगे हम एक और एलिमेंट खुद से कंसिडर कर लेंगे। मतलब जैसे पहले 10 था ना, फर्स्ट करें हमने 10 लिया हुआ था, 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आर था। तो अब हम 10 के साथ एक और एलिमेंट ले लेते हैं, विच इज ले लें आप 17 ले लें, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1। तो अब उस इन दोनों को लेके फिर हम इनकी क्या करेंगे, यूनिकनेस को प्रूफ करने वाले हैं। तो यूनिकनेस देखें जी, कि यूनिकनेस के लिए हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं। वी सपोज दैट, हम यहाँ पे सपोज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना एक और एलिमेंट हम यहाँ पे सपोज करेंगे। वी सपोज दैट इफ a and b are integers, if a and b are integers such that b greater than 0, then there exist unique integers, then there exists unique integers, q1 and q2 such that, sorry, q1 and r1, q1 and r1 such that a is equal to b q1 plus r1, where 0 लेस देन और इक्वल टू r1 लेस देन आर बी। तो हमने वही जैसे ऊपर अपने स्टेटमेंट लिखी थी उसी तरह से एक स्टेटमेंट लिख ली। अब इस ए को हमने क्या प्रूफ किया हुआ, बी क्यू प्लस आर के इक्वल प्रूफ किया हुआ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर विच इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन। सिंपली क्या किया, ए की जगह पे बी क्यू प्लस आर को हमने पुट कर दिया, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ था। तो विच इम्प्लाइज दैट अब आप क्या करें, इस Q1 को आप इधर ले जाएं, R1 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्यू
बी Q1 इज इक्वल टू R1 माइनस R। तो यहाँ से अब आप क्या करें, इस b को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q माइनस Q1 विच इज इक्वल टू R माइनस R। So taking modulus on both sides, so you will get modulus of b into Q minus Q1 which is equal to modulus R minus R1। तो यहाँ से अब आप क्या करें जी, इसको b को बाहर ले लें, कि मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू b आएगा आपके पास, तो Q माइनस Q1, क्योंकि b आपके पास पता है ना, आपने ऊपर पॉजिटिव लिया हुआ है, तो b आपके पास मॉडुलस का हर सूरत में b का मॉडुलस आपके पास पॉजिटिव ही आने वाला है, इज इक्वल टू r माइनस R1, R1 माइनस R आएगी आपके पास। हमने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे, ये आपने सही कर लेना, ये R1 माइनस R है, R1 माइनस R1 माइनस R, R1 माइनस R। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये जो सिंस R1 लेस देन B एंड R लेस देन B, देन अगर देखें जी R लेस देन B है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मॉडुलस ऑफ R माइनस R है ये भी क्या होगा, लेस देन B होगा। सो इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी जी हमारे पास b इंटू मॉडुलस ऑफ Q माइनस Q1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, लेस देन क्या आ जाएगा हमारे पास, b क्या आ जाएगा। सो डिवाइडिंग b ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट Q माइनस Q1 लेस देन 1। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि 1 से छोटा यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, so which implies Q minus modulus Q minus Q1 is equal to 0, so which implies Q minus Q1 is equal to 0, so which implies Q is equal to Q1। so using Q is equal to Q1 in equation number 1, तो अब आप यूज कर लें यूजिंग Q is equal to Q1 in equation number 1, so you will get R is equal to R1, R is equal to R1, hence Q is equal to Q1 and R is equal to R1, hence Q is equal to Q1 and R is equal to R1 implies that both Q and R are unique, implies both Q and R are unique। This completes the proof, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, this complete the proof for Devian algorithm or Euclid theorem। आई होप स्टूडेंट्स आपको यूक्लिड थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब हम आगे शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, ये टॉपिक यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन के लिए हमने 7 थ्योरम कर लिए थे। 8वां थ्योरम आप समझ लें ये है आपके पास, जो भी हमने अपने थ्योरम किया। तो थ्योरम नंबर 9 है हमारे पास आगे, थ्योरम नंबर 9 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम के रिलेटेड है। इसके रिलेटेड थ्योरम्स हैं तकरीबन 9 से लेके 9 और 10 नहीं है, 2 थ्योरम ही है सिर्फ। तो आज यही 2 थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 9 है हमारे पास, एवरी इंटीजर
can be written in the form 3n, 3n plus 1 and 3n minus 1। जी आपने क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए बताना है कि हर इंटीजर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3n, 3n plus 1 and 3n minus 1। तो स्टूडेंट्स देखें 3n के केस में अगर हम वैसे जनरल एक बात करें, 3n को अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम के रूल से देखें तो देखें 3n में हमारे पास अगर इसे लिखें a इज इक्वल टू 3n प्लस r, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3 और r हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 है, इसी तरह a भी हमारे पास यहाँ पे क्या है 0। तो सिर्फ और सिर्फ b हमें दिया हुआ है, a तो हमने चले फाइंड आउट करना है ना, इंटीजर है a, कोई ना कोई इंटीजर हमने फाइंड आउट करना है। प्लस 3n के केस को अगर हम 3n को सिर्फ थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम के एतबार से देखें तो ये जो 3n है इसका क्या मतलब है कि b आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, क्योंकि हमने डिवीजन एल्गोरिथम किया ना b क्यू प्लस r। इसका मतलब है जब आप इसे कंपेयर करें तो ये जो 3 है ये किसके इक्वल दिया हुआ है, आपको b के इक्वल दिया हुआ है और r यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। इसी तरह अगर मैं 3n प्लस 1 को डिस्कस करूँ तो यहाँ पे भी आप देखें b आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और r आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं 3n माइनस 1 को डिस्कस करूँ तो b आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि r की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन b हमें इन तीनों केसेस में सेम दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो b है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा 3। तो सोल्यूशन में देखें जी, लेट a बी एनी इंटीजर, लेट a बी एनी इंटीजर, देन फॉर b इज इक्वल टू, जी b हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, द यूक्लिड थ्योरम, द यूक्लिड थ्योरम, द यूक्लिड थ्योरम will be a is equal to 3q plus r और where 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन, b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। डेफिनेशन हमने यूज कर लिया। तो अगर r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और 3 से छोटा है, आपने यहाँ पे नजर आया ना r क्या है 3 से छोटा है, तो हेयर 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो r होगा वो क्या होगा लेस देन 3, 0 से बड़ा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और 3 से क्या है छोटा। तो इसका मतलब है r आपके पास क्या होने वाला है 0, 1 और 2, इन तीनों r के लिए आपने चेक करना होगा इसे। तो हम सबसे पहले केस नंबर 1 को डिस्कस करने लगे हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0। केस नंबर 1 है हमारे पास व्हेन r इज इक्वल टू, when r is equal to 0, जब r क्या था हमारे पास 0 था, then a is equal to, सबसे पहले हम लिख लेंगे b q plus r। so what is the b here, here b is 3 और q की जगह पे हमने क्या ले लिया, q ही ले लेंगे, ठीक है q, और r आपके पास क्या है 0 है, so which implies a is equal to 3q। तो यहाँ पे अब आप क्या करें, रिप्लेस कर लें, replace q by n, you will get a is equal to 3n। तो फर्स्ट आपने कर लिया कि इंटीजर को आपने मतलब a इंटीजर को लिख लिया 3n की फॉर्म में। अब इसका देखें केस नंबर 2। केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या है कि व्हेन r इज इक्वल टू, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r क्या हो 1 हो, सो इंटीजर सबसे पहले आप लिखेंगे b q प्लस r। व्हाट इज द b हेयर, हेयर b इज 3 q प्लस 1 आपके पास आ गया। Now replace q by n, you will get, replace q by n, you will get a is equal to 3n plus 1। ये जी आपने दूसरा भी लिख लिया, दूसरे केस में भी कर लिया। Now केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है जी, व्हेन r इज इक्वल टू, जब r क्या हो हमारे पास 2 हो,
तो आप क्या करें जी, ए इज इक्वल टू आपने लिख दिया बी क्यू प्लस आर। सो आपके पास आ गया जी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें आपके पास है जी R2 दिया हुआ, तो आप इसे लिखेंगे 3Q प्लस 2। तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस, अब इस 3 को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, इस 2 को आप लिख सकते हैं +3 -1। तो मजीद यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो Q -1 एंड -1 आपके पास आ गया। इस Q -1 सॉरी Q +1, अब आप क्या करें, इस Q +1 को रिप्लेस कर दें बाय n, so you will get a is equal to 3n minus 1। तो सिंपल स्टूडेंट्स क्या किया है जी, वैल्यूज पुट की है। इस 2 को क्यों हमने प्रूफ तो करना है इसे, इस 2 को आप लिख सकते हैं 3 -1। तो अगर आप इसे 3 -1 में लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया। जब आपने 3 कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q +1 और साथ में आ गया -1, तो Q +1 आपके पास क्या आ गया जी, n आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। देखिए हमने सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम की टेक्निक यूज की और उसे सॉल्व आउट कर लिया। दिस कंप्लीट द प्रूफ। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 10 की तरफ। थ्योरम नंबर 10 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एवरी ऑड इंटीजर, आप लोग अपने नोट कर लें कॉपीज में, एवरी ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4n + 1 and 4n - 1। दिस इज योर थ्योरम नंबर 10, which is every odd integers can be written in the form of 4n + 1 and 4n - 1। तो इसका प्रूफ देखें स्टूडेंट्स, सेम लाइक प्रीवियस थ्योरम। हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a बी एनी इंटीजर। इन दोनों केसेस में आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा है कि b हमारे पास क्या है, 4 है। तो लेट a बी एनी इंटीजर, देन for b is equal to 4 greater than 0, the Euclid theorem, the Euclid theorem will be a is equal to 4q plus r, where 0 लेस देन आर इक्वल टू r लेस देन 4। ये सारी बातें आप समझते हैं, हमने अभी पीछे लिखा जस्ट यूक्लिड थ्योरम की, यहाँ पे हमने यूक्लिड थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसे इस्तेमाल किया हेयर। अब हम r देखते हैं, हमारे पास r क्या आएगा, हेयर 0 लेस देन आर इक्वल टू r लेस देन 4। सो इम्प्लाइज दैट फॉर, हमने अभी यहाँ पे देखें लेस देन 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 4 लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आते हैं 0 1 2 3 4। बट हमें थ्योरम में क्या दिया हुआ है, हमने सिर्फ ऑड इंटीजर्स लेने हैं। तो ऑड इंटीजर स्टूडेंट्स क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 है। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज फॉर r इज इक्वल टू, हमने r के लिए कौन कौन सा लेना है, 1 और 3 लेना है। हम यहाँ पे 2 और 4 नहीं लेंगे। इसकी रीजन ये है कि 2 और 4 क्या है, इवन है। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से लेने हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड डिजिट्स, ऑड इंटीजर्स ही लेने हैं, इसलिए हमने r को 1 और 3 लिया है। तो अब हम 1 और 3 इस दोनों केसेस के लिए चेक करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कि हमारे पास इंटीजर्स क्या बनते हैं, और इस प्रूफ को, इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स केस नंबर 1, तो फॉर r इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम r इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। देन a इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस थ्योरम में हमने ये काम कर लिया। a इज इक्वल टू 4q प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू 4, q को रिप्लेस कर दें आप n के साथ, तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 1। देखा ना, ये आपके पास होता है ना a इज इक्वल टू b q प्लस r। r आपके पास था n और b आपके पास क्या था, 4 था। तो फॉर b इज इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 1, आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस q बाय n। तो इसका केस नंबर 2 देखें जी।
केस नंबर 2 क्या है, उसमें आर आपके पास क्या है 3 है। जब आर आपके पास 3 है तो अगेन ए इज इक्वल टू, चलें इसे मुकम्मल ही कर लेते हैं, बी क्यू प्लस आर। सो ए इज इक्वल टू आपके पास बी आपने 4 लिया हुआ है और आर आप यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3। अब इस 3 को देखें आप, लाइक प्रीवियस थ्योरम आप इस 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा क्यू प्लस 1 एंड माइनस 1। सो मोर ओवर यू विल राइट इस क्यू प्लस 1 को आप रिप्लेस कर दें n के साथ, so you will get 4n minus 1 which completes the proof, which complete the proof। तो इसके से इस थ्योरम के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड थ्योरम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आपने इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे तरीके से, अगर एग्जाम में कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करके। बाकी अगर आप यूक्लिड थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो फिर तो चाहे जो मर्जी आपके सामने थ्योरम आ जाए आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉमन डिवाइजर्स और मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।